आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी, जैसे मुझे हुई, कि आज बीजेपी ने कांग्रेस का न्याय पत्र बैन करने के लिए चुनाव आयोग को एप्लीकेशन दी है। इस न्याय पत्र को ही वो बैन करना चाहते हैं ताकि लोगों तक ना पहुंचे। न्याय पत्र जिसमें कांग्रेस अपनी विचारधारा, देखिए फिर वही बात आ रही है विचारधारा। आज बीजेपी कहाँ पिछड़ रही है वो यहाँ, भले ही कितने बड़े परसेप्शन सेट किए जाएं, मोदी जी को बहुत बड़ा एक शहंशाह दिखाया जाए राजनीतिक क्षेत्र में और उन्हें अनबीटेबल दिखाया जाए, उन्हें कोई हरा ना सके, अपराजय दिखाया जाए, दिखाने के लिए मीडिया लगी है, स्ट्रीम में दिख रहा है, लेकिन सच्चाई वहीं पीछे खड़ी है। किस विचारधारा से ये देश को आगे लेके जाएंगे? इंसान तो कुछ दिनों के हैं ना, कुछ दिनों में मोदी जी हैं, कुछ दिनों में नहीं रहेंगे, लेकिन देश कैसे चलेगा? विचारधारा से। विचारधारा आज वही न्याय पत्र में कांग्रेस की विचारधारा नजर आई है, जहां पे महिला न्याय, श्रमिक न्याय, किसान न्याय, युवा न्याय और सामाजिक न्याय, 5 तरह के न्याय हमने जनता तक ले जाने का प्रयास किया। हमने घर घर लोगों तक ये गारंटी पत्र जो हमारा न्याय पत्र है ये बांटने का एक प्रयास किया और इसी प्रयास से बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है कि अगर ये न्याय लोगों को समझ में आ गया तो फिर उनकी ये हिंदू मुस्लिम की, जातिवाद की और पैसे वाली राजनीति खतरे में आ जाएगी। जो राहुल जी ने आज अखिलेश जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ कहा कि मुश्किल से 180 सीट दिख रही थी, लेकिन अब आज उससे भी नीचे जा रहे हैं। रिजल्ट कुछ भी हो सकता है, जनता तय करेगी, एक प्रेडिक्शन है, लेकिन जनता के मन में कम से कम सच तो पहुंचना चाहिए, उसकी आंखों तक सच तो पहुंचना चाहिए, उनके कानों तक सच पहुंचना चाहिए। सच ये है कि कांग्रेस की विचारधारा हमेशा निचले तबके से जो असहाय, जो पीड़ित और जो वंचित लोग हैं उनके लिए बेहतर से बेहतर उन्नति वाली योजनाएं लाने का प्रयास करती आई है, वही हमेशा किया है। आज देश फिर से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत बन के उभरा है जनसंख्या के मामले में। तो जनसंख्या का भरण पोषण, उसकी शिक्षा, उसका स्वास्थ्य और उसका रोजगार और फिर उसकी बाकी उन्नति के समान अवसर, सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए, अपराधों की कमी रखने के लिए कितने जतन करने पड़ेंगे, वो कांग्रेस करती आई है। उसे पता है, कांग्रेस के पीछे एक बहुत बड़ा अनुभव है। लेकिन मोदी जी ने जैसे ही सत्ता में आते ही अपना खुद का जो परचम लहराना शुरू किया, एक फुसकी फेस वैल्यू बना दी कि मोदी इज द बेस्ट, मोदी इज द ओनली वन इन बीजेपी। बीजेपी कुछ है ही नहीं, बीजेपी के नेता कुछ नहीं है, राजनाथ जी, गडकरी साहब जैसे लोगों की आवाज़ें नहीं निकलती हैं। एक नीतीश कुमार जी, जिन्होंने बिहार में आने से हम उनको रोक देंगे ये बोला था नरेंद्र मोदी के लिए, आज उनके पैर छू रहे हैं। आदित्यनाथ योगी की मुंह से 2 शब्द नहीं निकलते हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। ये कुल मिला के वो एक विचारधारा जो नरेंद्र मोदी की खुद की विचारधारा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ और मुझे ही पूजा जाना चाहिए, मैं इंसान के रूप में देवता हूँ, वो खुद को मान बैठे हैं। और मीडिया भी उनके पीछे लगी है कि आप ही, जैसे कंगना रनावत जी कहते हैं कि वो भगवान के अंश हम भी हैं, तुम भी हो, हर कोई भगवान का अंश होता है। लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को इतना बढ़ा चढ़ा के पेश नहीं करना चाहिए कि वो पागल हो जाए। और आज नरेंद्र मोदी जी पागल हो गए। आज उन्होंने चुनाव आयोग से दरखास्त की है कि कांग्रेस का न्याय पत्र बैन कर दिया जाए। इसमें गलत तरीके से लोगों को बहकाया जा रहा है। साहब, हम ये कह रहे हैं कि हम युवाओं को 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? हम हर गरीब परिवार की मुखिया महिला को 8,500 रुपये हर महीने देंगे, इसमें क्या गलत कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग हैं, उनकी जो मनरेगा की जो दिन दिहाड़ी होती है उसको हम दोगुना करेंगे। और ग्रामीण रोजगार गारंटी के जैसे ही हम शहरी रोजगार गारंटी को हम लेके आएंगे ताकि शहरों में रहने वाले मजदूरों को भी गारंटीड रोजगार मिल सके। जो बच्चे 25 साल से कम के होंगे, उन्हें डिप्लोमा और डिग्री करेंगे, उन्हें हर साल, मतलब 1 साल की कम से कम अप्रेंटिस का 1 लाख रुपए उनको मिलेगा। इसमें क्या गलत कह रहे हैं? युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम चीज़ें हमने दे रखी हैं, वो सिर्फ इसलिए, स्वास्थ्य के लिए, कि लोगों का जीवन सुधरे। और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि ये बैन कर देना चाहिए। अब जनता के पास सिर्फ एक विकल्प ये बचता है कि या तो वो सरेंडर कर दें नरेंद्र मोदी जी के सामने कि माई बाप आप हो, अब आपके अलावा हम कुछ और नहीं सोचेंगे। ये भारत की जनता के स्वभाव में नहीं है। भारत का इतिहास, भारत की मिट्टी दुनिया की सबसे बड़े साम्राज्य से लड़के जीत के अपना हक छीन के लेके आई है, अपना देश आज़ाद कराया है।
ये भारत के लोग हैं, हमारे पूर्वजों का ये जीवन की बड़ी उपलब्धि रही है, जिसका आज हम फल खा रहे हैं। आज उस छाँव में हम बैठे हैं, जो वृक्ष हमारे बड़े लगा गए, उन्हीं पूर्वजों का खून हम में है। वही पीढ़ी आज चल रही है। आज हम एक नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते हैं, तो उससे लड़ाई लड़ने का पूरा साहस रखते हैं, उसके आगे हार नहीं मारेंगे। नरेंद्र मोदी पैसे की दम पे, अपनी सरकारी सत्ता की जो व्यवस्थाएं हैं उनके दम पे लोगों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीधे सीधे पैसे के दम पे आ जाए उसको पैसे से खरीद रहे हैं, जो पैसे से भी नहीं बिक रहा उसको थ्रेट करके, उसको डरा के, धमका के, अपनी एजेंसी के माध्यम से उस पर दबाव बना के उसको बीजेपी में ला रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम बढ़ रहे हैं, हमारा कुनबा बढ़ रहा है। साहब, जितनी भी सीट अभी लगभग 400 के ऊपर बीजेपी ने सीट अनाउंस करी, उनमें से 181 सीट तो आपने कांग्रेस से आए हुए लोगों को दी है, नॉन बीजेपी लोगों को दे दी है, उनको सांसद बना रहे हैं। प्रधानमंत्री मैं रहूँगा, सांसदों की टिकट काट दी है, किरण खेर की टिकट काट दी है। अब वित्त मंत्री स्वयं खुद आगे लेके कह रहे हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, चुनाव नहीं लड़ना, जबकि पीछे का कारण हम सब समझ सकते हैं कि उनको भी दरकिनार कर दिया गया। उनका जितना यूज़ कर सकते थे उन्होंने कर लिया। उन्हें पपेट चाहिए जो उनकी हाँ में हाँ मिलाए, जो उनकी लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ते रहे, वो उनमें फिट बैठती थी, वो करती हैं। उनके पति ने साफ साफ जाहिर किया है कि बीजेपी दमन कर रही है। निर्मला सीतारमण के पति जी बीजेपी के सपोर्टर नहीं है, वो उनके खिलाफ बात करते हैं। हालांकि वो चुनाव के टाइम भी करते हैं, बीच में चुप रहते हैं, वो उनकी मजबूरियाँ होंगी, गरम रोटी सबको चाहिए ना। खैर, तो कहानी इतनी है कि साहब, आज अगर न्याय पत्र लोगों तक पहुंचने की जिम्मेदारी है हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे, संविधान बचाने वाले लोगों के ऊपर भी एक जिम्मेदारी है। सिर्फ ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के खिलाफ नहीं है, उनके बीच का नहीं है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी के बीच का चुनाव नहीं है। ये आज तानाशाही और संविधान के बीच का चुनाव है, सत्ता और जनता के बीच का चुनाव है, अज्ञानता, पाखंड और अंधविश्वास से शिक्षा और आध्यात्म के बीच का चुनाव है। एक पक्ष जनता को चुनना पड़ेगा, आज उसका समय है और जनता तक हम अपने प्रयास लेके जा रहे हैं कि हम जैसे देश को निर्माण करके लाए हैं उस देश को और उन्नत करेंगे। इन व्यवस्थाओं से गरीबी, कमजोरी, आर्थिक रूप से तंगी और समस्याएं दूर करने के लिए हमने ये कदम उठाए कि हम महिलाओं को सशक्त करेंगे, युवाओं को सशक्त करेंगे, बुजुर्गों की पेंशन हम सशक्त करेंगे, उनको स्वास्थ्य लाभ देंगे। ये हमारी नीति है जिसको लेके हम लोगों तक जा रहे हैं और बीजेपी कह रही है कि इनका न्याय पत्र बैन कर देना चाहिए। अब जनता की जिम्मेदारी है कि कम से कम एक पार्टी जो सामने खड़ी है, जो सत्ता को चुनौती दे रही है, उसकी बात तो लोगों तक पहुंचने देना चाहिए ना। आपने हमारे बैंक अकाउंट सीज कर दिया, हमारे अकाउंट से 100 करोड़ से ऊपर आपने एक दिन में पैसे निकाल लिए बिना कोई जानकारी के। कांग्रेस अकेली एक राजनीतिक दल तो नहीं है ना, और भी कई पार्टी है। किसी भी पार्टी को इनकम टैक्स नहीं देना होता, ये हमारे भारत का कानून है। लेकिन कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स ने इतनी बड़ी रिकवरी, 3,500 करोड़ की रिकवरी निकाली, हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए ताकि हम पैसा ना निकाल सकें, हम ये कागज़ प्रिंट ना करा सकें, हम गाड़ियों में डीजल ना डलवा सकें, हम झंडे बैनर ना लगा सकें, लोगों तक पहुंचने के लिए हम अपना यातायात यूज ना कर सकें। इसके लिए हमारे पैसे जब्त कर लिए आपने। और जब उतने के बाद भी हमने PDF बना के अपनी मैनिफेस्टो की लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, कागज़ ब्लैक एंड वाइट प्रिंट करा के हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना पैसा हमारे पास है, जितनी हमारी सामर्थ्य है, उसके अनुसार हम कर रहे हैं। उसमें भी इनको तकलीफ है और वो हमारा न्याय पत्र बैन कराना चाहते हैं। अब फिर वही लड़ाई है, फिर वही संघर्ष है कि तानाशाही अपनी आखिरी हद तक जाएगी, नरेंद्र मोदी अपनी आखिरी शक्ति के आखिरी बाण तक इस देश में किसी और की सत्ता नहीं आने देंगे, क्योंकि वो सत्ता लोभी हो गए। वो उनके लिए प्रजातंत्र, लोकतंत्र कोई मायने नहीं रखता, उन्हें जनता कोई मायने रखती। पुलवामा हुआ, पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, चुनाव निकाल लिया। पुलवामा कैसे हुआ आज तक किसी को नहीं पता। वो 300 किलो RDX कैसे आई, कोई इंक्वायरी नहीं। इलेक्ट्रल बॉन्ड में आप देख रहे हैं कि कोरोना के टाइम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन वाली कंपनी से आपने करोड़ों रुपए चंदा लिया और धड़ल्ले से वो कुछ सैकड़ों रुपए का, 500-600 रुपए का इंजेक्शन 5-5 लाख रुपए का बेचा गया। उस समय जब बेटियां अपनी स्कूटी बेचने को तैयार थीं, छोटे छोटे बच्चे अपने फ़ोन बेचने को तैयार थे ताकि उनके माँ बाप की ज़िंदगी बच जाए, उस समय नरेंद्र मोदी उन दवा कंपनियों से पैसे ऐंठ रहे थे और हमारी जान
ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से जा रही थी, लाशों के ढेर लग रहे थे, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आज भी उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। नॉर्थ ईस्ट में जाके कहते हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहे हैं, आपकी उन्नति की तरफ देख रहे हैं, और मणिपुर पे एक शब्द नहीं बोलते। मणिपुर आज भी जल रहा है, देश का एक हिस्सा है, वहाँ पे शांति क्यों नहीं हो पा रही है? गृह मंत्री कमज़ोर है कि देश की सेना कमज़ोर है, प्रशासन कमज़ोर है? क्या कमज़ोर है? कमज़ोर इच्छा शक्ति है, डर, सत्ता खो देने का डर। डर इतना बड़ा भी नहीं, सत्ता इतनी प्यारी हो गई कि आज देश की जनता का ना हित देखा जा रहा है, ना उसकी तकलीफ देखी जा रही। आज हम कोई और पार्टी, अगर कोई और दल राजनीति में रहते हुए देश की जनता का कोई और भला करना चाहे तो वो इनको हजम नहीं हो रहा है। उन्हें सत्ता जाती हुई दिख रही है, इस वजह से वो कांग्रेस को चारों तरफ से तोड़ना चाहते हैं। आप कांग्रेस के पैसे छीन लोगे, लेकिन हम अपनी बातों से लोगों तक पहुंच जाएंगे। आप हमारे पैसे छीन के हमारे प्रचार को कमज़ोर करोगे, लेकिन जनता के अंदर की प्रेम को कैसे दबा पाओगे? कांग्रेस की विचारधारा का आप नुकसान नहीं कर सकते। आज आप ये उदाहरण जो सेट कर रहे हो कि हम ऐसा कर सकते हैं, सत्ता ऐसा कर सकती है, अगर सत्ता ऐसा कर सकती है तो इससे बुरा भी हो सकता है, जो आगे आने वाले समय में आप चाहते हो कि हम दोबारा सत्ता में आ जाएं और उसके बाद हम अपनी मनमानी करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड पे वो कह रहे हैं कि ये बहुत सुविधा की बात है, आज इलेक्टोरल बॉन्ड है इसलिए मालूम पड़ गया किसने पैसा दिया। तुमने अपने मन से बताया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, 3 दिन उठक बैठक लगवा के 3 दिन में सारा डेटा रिलीज करवाया एसबीआई से, तब जनता को मालूम पड़ा है। नहीं तो तुमने उसमें भी 1.5 महीने का समय मांगा था, 3 महीने का एसबीआई ने चुनाव के बाद की डेट मांग ली थी। ये सबको याद है ना। आज तक इन विषयों पर कोई चर्चा नरेंद्र मोदी की तरफ से नहीं होती और इंटरव्यू देते हैं स्क्रिप्टेड। वो इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति जिसके साथ आप सिर्फ एक सवाल करते हो, उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी देते हैं, उसके बाद सवाल खत्म। आप कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप कोई सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं दे सकते, सब स्क्रिप्टेड। जितना मैं बोल रहा हूँ उतना ही रिकॉर्ड करना है, ये कह के लोगों को बैठाया जाता है। ये इंटरव्यू है, तानाशाही का एक और तरीका है। मैं इसीलिए सभी कांग्रेस के साथियों के साथ साथ उन लोगों के लिए भी जो नॉन कांग्रेसी हैं, कांग्रेस से उनका कोई राब्ता नहीं है, लेकिन संविधान उन्हें पसंद है, संविधान से वो राब्ता रखते हैं। अगर निजीकरण सरकारी संस्थाओं तक आया तो इसका मतलब ये है कि आरक्षण खत्म करने का दूसरा तरीका अपनाया जा रहा है। बीजेपी और संघ कभी भी भारत की मूल विचारधारा से जुड़े हुए नहीं रहे। ये आज़ादी के पहले से इन्होंने कभी आज़ादी के संघर्ष में योगदान नहीं दिया, क्योंकि ये उसके लिए बने ही नहीं थे। ये सिर्फ सामंतवादी शक्तियों को एक साथ रख के राज करना चाहते थे, सत्ता लेना चाहते थे। जैसे मुस्लिम लीग के साथ भी इन्हें सत्ता बनाई ना आज़ादी के पहले। अगर इनके मुस्लिम विरोधी इतने इनके भाव होते और ये कट्टर होते अपनी विचारधारा में, तो मुस्लिम लीग का समर्थन लेकर सरकार नहीं चलानी चाहिए थी। इन्हें चलाई ना, वही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। दिन रात जिन लोगों को गाली देते हैं, जो लोग इन्हें दिन रात गाली देते हैं, 4 दिन बाद इनकी पार्टी में आते हैं, सब साथ में बैठ के नाश्ता करते हैं। कोई विचारधारा नहीं है इनकी, कोई एथिक्स नहीं है इनकी, कोई भावना ही नहीं है इनकी, कोई दिशा ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सत्ता, किसी भी ताकत पे आए, किसी भी कीमत पे आए। अगर ये किसी भी कीमत पे सत्ता की बात करने लगेंगे तो नरसंहार सामान्य सी चीज़ है। आज वैचारिक रूप से नरसंहार हो चुका है भारत की जनता का। हिंदू मुस्लिम, जातिवाद, उसके बाद पैसा, इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहे हैं लोग। ये वैचारिक रूप से नरसंहार हो चुका है। सिर्फ कुछ 3-3.5% लोग ग्रेजुएट हैं देश में, बाकी के लोगों को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन वो सारे स्कूल कॉलेजेस बंद हो रहे हैं। 15 लाख इंस्टीट्यूट्स हुआ करते थे कोरोना के पहले भारत में, आज कितने? कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। आप गूगल करके देखिए, 2022 का कोई भी सरकारी डेटा आपको नहीं मिल सकता, ऑनलाइन है ही नहीं। क्यों छुपाई जा रही हैं चीज़ें? जैसे कब्रिस्तान और शमशान से रजिस्टर हटा दिए गए थे कोरोना के टाइम कि एंट्री ना हो, कितने लोग मारे गए। 5.5-6 लाख रुपए की आपने मीडिया में जानकारी दी, जबकि संख्या 50 लाख के ऊपर थी जिनने अपनी जान गंवाई। ट्रेन में लोग मर गए, रास्ते में लोग मर गए, और ये पैसे अटते रहे। ऐसी विचारधारा को ये वापस फिर से जिताना चाहते हैं, देश पे थोपना चाहते हैं। तो अभी एक बहुत जिम्मेदारी का काम है सभी भारतीयों को, सभी समझदार, और उन समझदारों की बात कर रहा हूँ जो निष्पक्ष हैं। मैं ये कभी नहीं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ कांग्रेस के बारे में सोचिए, खुद के बारे में सोचिए। अगर आप खुद के बारे में सोचेंगे ना तो आपको समझ आ गया कांग्रेस भी यही चाहती है, आपका व्यक्तिगत रूप से उत्थान हो, सामाजिक रूप से उन्नति हो,
आर्थिक रूप से आप मजबूत बने, शैक्षणिक व्यवस्थाओं में आपका बड़े से बड़ा अचीवमेंट हो, दुनिया के बड़े बड़े मंच पे जाके आप नाम कमाएं, ये कांग्रेस चाहती है। और अगर यही चीज़ें लोगों तक पहुँचें तो बीजेपी को उस पर आपत्ति हो, वो बैन लगाने की बात कर रही है। तो अभी सभी कार्यकर्ताओं से, सभी वक्ताओं से, सभी प्रवक्ताओं से जो भी बोल सकते हैं लोग, सभी खुल के बोलना ही पड़ेगा। ये बात भूल जाइए कि नरेंद्र मोदी सरकार वापस में आ गया तो अब हमारे पास जो बाकी सारी चीज़ें आएंगी, हमें परेशान करेंगी, हम पे दबाव आएगा, हमें तकलीफ़ दी जाएगी, हमारे परिवार पे आ जाएगी। ये सब सोच के अगर लोग बैठे होते तो हम कभी आज़ाद नहीं हो पाते भाई। हम कभी आज़ादी की आवाज़ ही नहीं उठ पाती हमारी, वो आवाज़ हम उठा ही नहीं पाते अगर हम इतने डर के रहते तो। नरेंद्र मोदी इंसान है भाई, और जो सरकारी संस्थाओं में अधिकारी हैं वो भी हमारे अपने ही देश के लोग ही है ना कहीं किसी के रिश्तेदार, किसी के दोस्त ही तो हैं। हम एक दूसरे कन्विंस तो कर सकते हैं, बात तो कर सकते हैं कि भाई अगर आज़ादी का मतलब बना के रखना है तो नरेंद्र मोदी को हटाना पड़ेगा, बीजेपी को हटाना पड़ेगा। ये आपकी आज़ादी, आपके संविधान को छीनने की वाली ताकत है, ये फासिज्म है, शुद्ध विशुद्ध रूप से फांसीवाद है। फांसीवाद के लक्षण आप पढ़िए, गूगल पे ये भी मिलता है, कभी दूसरी चीज़ें भी सर्च कीजिए। फांसीवाद के लक्षण देखिए, सारे के सारे नरेंद्र मोदी फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि ये उसी धारा के लोग हैं। फांसीवाद कभी भी किसी देश में स्थायी नहीं हो पाया, पतन ही हुआ है, लेकिन उसके पतन के पहले देश का पतन हो चुका होता है। इसलिए समय है, एक दूसरे से बात कीजिए, समझाइए कि किस तरह इस बवंडर से हमें बाहर निकलना है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वोट। और वोट बीजेपी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को, किसी और तीसरे पक्ष को वोट नहीं देना है। अगर किसी तीसरे पक्ष में गया तो घूम फिर के वो बीजेपी में ही जुड़ जाएगा और इंडिया गठबंधन के किसी प्रत्याशी को हराने के काम में आएगा वो। इसीलिए आप सभी से आग्रह है, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में, अपने भाई बंधुओं में, जितनी दूर तक आपकी पहचान है उन तक कम से कम एक बार आप निवेदन कर लीजिए कि बच्चों का भविष्य देख के वोट करो भैया। अपने बारे में मत सोचिए, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये या दारू मुर्गा कुछ ले जाते हैं, उन पे आप अपने 5 साल गिरवी रखते हो। आप अपने 5 साल नहीं रखते, अपने बच्चों की ज़िंदगी गिरवी रख देते हो, उनकी स्कूल गिरवी रख देते हो, उनके हॉस्पिटल गिरवी रख देते हो, दवाइयाँ गिरवी रख देते हो, वो दूध चावल रोटी गिरवी रख देते हो जो उन्हें मिलना चाहिए। बच्चों के रोजगार आप गिरवी रख देते हो जिससे उनकी ज़िंदगी सुधरेगी। खेत खलिहान कब्जे में लेने की कोशिश चल रही है। किसान कानून जो बनाए गए थे वो सिर्फ अस्थायी रूप से वापस लिए गए हैं, सत्ता वापस आते ही वो लागू किए जाएंगे और फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे आप। आंदोलन कितने दिन चलाएंगे आप? आज मौका है इन्हें सजा देने का, इनको रोकने का, इनकी अकल ठिकाने लगाने का, इन्हें एहसास कराने का कि तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, देश में जनता की मर्जी चलेगी। तो जनता को एकजुट होकर वोट करना पड़ेगा। जितने भी कानून इन्हें वापस लिए, स्थगित किए, वो फिर से लागू किए जाएंगे। जो इनके बुरे से बुरे सपने हैं वो सारे सामने के आएंगे अगर ये जनता के हितों को दरकिनार करके वापस सत्ता में आ गए तो। संविधान बदलने का जो बड़ा ख्वाब है, हम संविधान कोई नहीं बदला है, मोदी जी खुद कह रहे हैं संविधान कोई नहीं बदल सकता। भाई साहब, संविधान धाराओं से बनता है, आर्टिकल से बनता है। उन आर्टिकल में धीरे धीरे संशोधन करते हुए संविधान की मूल भावना ही खत्म हो जाएगी ना, फिर वो कागज की किताब बचेगी ना एक। संविधान कहाँ बचा फिर? संविधान वो ऊपर का पोस्टर नहीं है और वो उसे प्रस्तावना के 4 अक्षर के लिए संविधान नहीं है। उसके अंदर के जितने आर्टिकल्स हैं वो संविधान है। उन आर्टिकल में संशोधन कर करके आप उसकी मूल भावना से, उसकी मूल रूप से उसको दूर कर दोगे तो संविधान खत्म ही हुआ ना। आपने बिना विपक्ष के आपने कानून पास करा लिए। रातों रात कोविड के टाइम पे आपने, कोरोना में रहते हुए आपने कई अध्यादेश पारित करा लिए। किसान कानून आपने रातों रात लगा दिए, लोगों को पता ही नहीं। ये कुछ भी कर सकते हैं, इनको बहुमत में रखना ही देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। तो आज हम सबके पास एक मौका है वोट का, वोट की चोट। कोई धरने, कोई प्रदर्शन इतने काम के नहीं है जितनी वोट की चोट है। तो पहले इस समय का ये 2 महीने जो आपके अप्रैल और मई में वोटिंग होनी है, 4 जून को रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट आपके हाथ में है। अगर आपने सारे स्वार्थ भूल के नरेंद्र मोदी के खिलाफ इंडिया गठबंधन को वोट दिया तो मेरे जैसे लाखों लोग आपसे हाथ जोड़ जोड़ के बार बार निवेदन कर रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि हमें दिख रहा है कि देश कहाँ जा रहा है। 6 लाख से ज़्यादा लोग कोविड के पहले ही देश छोड़ के चले गए थे। क्यों चले गए थे? वो अरबपति करोड़पति लोग देश छोड़ के क्यों जा रहे हैं? क्योंकि देश में आज़ादी नहीं बची, भविष्य नहीं बचा। ये गिरफ्त में आ गया है, एक सत्ता की गिरफ्त में जो अपनी मनमर्जी चला रही है। कल के दिन आपको वोट, जैसे रूस में भी तो वोटिंग हो रही है ना, रूस में भी तो चुनाव हो रहा है, लेकिन
सिवाय पुतिन के कोई जीतते ही नहीं। ऐसे चुनाव होते हैं कभी? क्या इसके पहले भी तो हुए हैं आपके यहाँ? किसी स्टेट में विधानसभा हार के लोकसभा जीत जाते हैं, ऐसे कैसे हो जाता है? जो लोग तुरंत आपको आपके खिलाफ वोट दे रहे हैं और दूसरे दिन आपके पक्ष में वोट कैसे दे देते हैं? कुछ तो हो रहा है ना, उसको समझिए, ये नहीं होना चाहिए। देश पूरी पारदर्शिता से सत्ता के साथ चलना चाहिए। सत्ता जो कुछ भी करे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसकी जानकारी दे कि हम ये कर रहे हैं, उसके बाद जब प्रेस उनसे जवाब करे, सवाल पूछे, तो उनको ये जवाब देने की जिम्मेदारी है। पर देश में तो नरेंद्र मोदी जी ने आज तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी नहीं। ये इंटरव्यू दे रहे हैं वो भी रिटर्न दे रहे हैं, स्क्रिप्टेड दे रहे हैं। तो अभी हमारे पास जिम्मेदारी है, आप प्लीज़ सभी लोग फिर से इस मैनिफेस्टो को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। PDF आप तक पहुंच गई होगी, नहीं पहुंच रही है तो कांग्रेस के अलग अलग ग्रुप हैं, ट्विटर हैंडल हैं, फेसबुक पेजेस हैं, उन पे जाके आप प्राप्त करने की जनता को क्या दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, इसको प्राप्त करें, लोगों तक पहुँचाएं, चर्चा करते रहें। क्योंकि असलियत में यही, जब हमारे हाथ में पैसा होगा ना खर्च करने के लिए, सिर्फ वो 5 किलो अनाज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो जो 2,000 रुपये जो किसानों कभी कभार आ जाते हैं, वो 2,000 रुपये दे के आपके इंश्योरेंस में आपकी फसल को तबाह करके वापस आपसे वसूल कर लिया जाता है, आपको पता ही नहीं चलता। आपकी जेब कट जाती है, आपको पता नहीं चलता पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ चला गया। एक सामान्य सा उदाहरण देखिए, जब तक मनमोहन जी थे, कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तब भारत के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्ज था। भारत के ऊपर 55 लाख करोड़, बहुत बड़ी राशि होती है। लेकिन आज कहीं कहीं ये जानकारी आ रही है कि 5.5 लाख करोड़ के ऊपर, 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है भारत के ऊपर। हर साल आपने कितना कर्जा थोप दिया 10 सालों में भारत के ऊपर? चुकाएगा कौन? नरेंद्र मोदी का तो कोई है ही नहीं, कल के दिन निकल जाएंगे। जनता चुकाएगी, हमारे बच्चे चुकाएंगे, टैक्स के नाम पे उनको देना पड़ेगा, मजबूरी में देना पड़ेगा, क्योंकि ये पैसा बाहर भेजना है, चुकाना है जहाँ से लिया है, नहीं तो आपके देश की रेटिंग गिर जाएगी। साहब सोचिए जरा, इस मेन स्ट्रीम मीडिया, ये 4-5 न्यूज़ चैनल देखना छोड़ दीजिए। अंजना सुधीर और वो अर्णव है और वो सुदर्शन टीवी वाले हैं, ये 4-5 लोग हैं ना, जो इनने आपकी वैचारिक रूप से आपकी हत्या कर दी है। जितनी भी सांस बची हो, 2-4 प्राण बचे हो, 5 में से 5 प्राण होते हैं इंसान के अंदर, अगर 2-4 प्राण ही बचे हो तो आप प्लीज़ उससे बाहर आइए, समझने की कोशिश कीजिए, देखिए देश कहाँ जा रहा है। न्याय पत्र बंद करने की, इसको बैन करने की अगर ताकत वो रख रहे हैं, वो सोच रहे हैं, तो सोचिए जनता तक वो अच्छी चीज़ें पहुँचने के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं, ताकि कोई और उन तक ना पहुँचे, सिर्फ वही पहुँचे जो वो कहें वो आप सही मानो, जैसा वो बताएं वैसा करो, तो सब कुछ ठीक है। कोई और अगर उनके पास जाकर उनका दुख दर्द बांटना चाहता है तो उन्हें रोक दिया जाता है। 2 सिटिंग मुख्यमंत्री जेल में डाल दिए, देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ। सिटिंग मुख्यमंत्री, वो भी तो जनता की वोट से आए हैं, करोड़ों लोग उनको वोट देते हैं, उनको चुनते हैं, उन करोड़ों लोगों की वोट को आपने लात मार दी, उनके मुख्यमंत्री को आपने गिरफ्तार कर लिया, जेल में डाल दिया। इतनी हिमाकत, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? ये तानाशाही विचार है जो उनको पागल कर रहा है, और ये जो मोदी करने वाले जो लोग हैं, यही उनको पागल कर रहे हैं, और यही सबसे बड़े विनाशक हैं इस देश के। अपने आसपास के माहौल को शांत रखकर चर्चा का माहौल बनाइए और लोगों से बस यही कहिए, इस बार बीजेपी को इंडिया गठबंधन को मौका दो ना भाई, 5 साल बाद फिर से मौका आएगा ना। अगर ये लोग काम ठीक नहीं करें, बदल देना। 5 साल में ये क्या कर लेंगे? इन्होंने 10 साल में क्या उखाड़ दिया, क्या बना दिया, क्या खड़ा कर दिया, क्या निर्मित कर दिया? अगर 5 साल इंडिया गठबंधन को देके देखो, वो भी तो लोग हैं, वो भी तो पढ़े लिखे लोग हैं, एक से एक रिसर्चर वहाँ पे, पॉलिटिक्स में भी पढ़े लिखे लोग हैं। अखिलेश जी, राहुल जी की डिग्री तो देखो, विदेशों से पढ़ाई करके आए हैं ये लोग, और इनको आप मूर्खता के आप माला पहना देते हो, तमगे पहना देते हो। वो मूर्ख नहीं है भैया, उनके माँ बाप ने वैसे ही पाला है जैसे आपने पाला है अपने बच्चों को। कोई अपने बच्चों को मूर्ख बनाने के लिए पैदा नहीं करता, और वो राजनीतिक घरानों से हैं जो दुख दर्द में लोगों के शामिल रहे हैं। उनने कभी इंसान के खिलाफ जाने की कोई राजनीति उनने नहीं करी होगी, तब वो आज इतने खड़े हो पाए। अखिलेश यादव जी 38 साल की उम्र में उत्तर प्रदेश की सबसे कम उम्र के पहले मुख्यमंत्री बने। वो ऐसे तो नहीं बन गए होंगे ना। आपको एक दूसरे से लड़ाया, डराया, धमकाया जाता है और आपसे वोट लिए जाते हैं। बीजेपी तो एक तरफ, संघ तो एक तरफ खत्म हो चुके हैं, इनकी तो आत्मा ही खत्म कर दी गई। सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी बचा है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर कोई एक आवाज़ उठाए तो पार्टी के अंदर
लोगों की जान जाने का खतरा है साहब, जान, इसलिए चुपचाप बैठे। वो भी अंदर से दबे पड़े हैं। एक मौका उनको भी चाहिए, बस जनता एक मौका दीजिए। 5 साल का एक मौका मोदी के बिना, बीजेपी के बिना इंडिया गठबंधन को देके देखिए। अगर ये अपनी अपनी योजनाओं पे, अपनी गारंटी जो ये न्याय पत्र दे रहे हैं, ये पूरा नहीं करें तो अगले साल आप अगली बार दूसरा वोट दे देना। आपको तो, आप सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है ना, मेरी बातें भी आज यूट्यूब पे हैं, तो ये हमेशा रहेंगी। आप 5 साल बाद फिर देख लेना। ऐसे इनकी योजनाएं भी हैं। तो एक बार, इस बार बदल के देखिए। अगर इस बार नहीं बदला, बहुत बड़ा नुकसान होना है, बहुत बड़ा नुकसान होना है। देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छवि बर्बाद हो गई। कोई नहीं पूछ रहा आपको। नरेंद्र मोदी के साथ बिल गेट्स सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के साथ नहीं बैठे, भारत के प्रधानमंत्री के साथ बैठे। कल के दिन कोई और प्रधानमंत्री होता तो उसके साथ बैठे। नरेंद्र मोदी में कोई ताकत नहीं है, कठपुतली है, जैसा पहले बताया गया। बुद्धिहीन आदमी है, अहंकारी, जो मोटी बुद्धि का अहंकार ही होता है ना, जिसको कुछ समझ नहीं आता, सिर्फ मैं, सनकी आदमी। तो देश को सनक के माध्यम से बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है। हमारा दायित्व है कि हम थोड़ी समझदारी दिखाएं और एक बार इस सत्ता को बदल के देखें। अगर आपको ठीक नहीं लगे अगले 5 साल बाद, आप फिर से रिपीट कर लेना, कौन रोक रहा है आपको। तो फिलहाल न्याय पत्र को लोगों तक पहुंचाइए, चर्चा कीजिए और इस सत्ता को, नरेंद्र मोदी की सत्ता को, इस तानाशाही सत्ता को इस बार रोकने का पूरा फैसला कीजिए और वोट इंडिया गठबंधन को दीजिए। जय जगत।